नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में आज बात करेंगे हम लोग ब्लैक होल के बारे में। क्या करेंगे? तो ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल, ठीक है। एक ब्लैक होल के बारे में, तो ब्लैक होल होता क्या है, ये बनते कैसे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग सौरमंडल के बारे में बात किए थे और ग्रह के बारे में बात किए थे। अगर नहीं आप लोग देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ब्लैक होल को हिंदी में हम लोग कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह होती है जिसमें से कुछ भी बाहर निकल कर नहीं आता, प्रकाश भी नहीं, ठीक है। और यहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि इससे कुछ भी बच नहीं सकता। यहाँ पे भौतिकी के नियम काम नहीं करते और ब्लैक होल के आसपास प्रभामंडल होता है जिससे गर्म गैसों का उत्सर्जन होता है, जो इवेंट होराइजन के इर्द गिर्द मजबूत गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से घूमता है। 10 अप्रैल 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह में पृथ्वी से लगभग 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक ब्लैक होल की खोज की गई थी। मंदाकिनी आकाशगंगा में मैसियन नाम का ब्लैक होल की खोज की गई थी। और जो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि ये एक कोई चीज़ है और यहाँ से टार्च आप लोग टार्च, ये आपका ये हो गया टार्च, आप लोग जलाए। जब यहाँ से बताइए कि यहाँ से अगर लड़के फिर वापस जाएगी तो हम लोग को दिखेगा। अगर यहाँ से प्रकाश वापस ना जाए, जैसे कि ये वाली घटना इसमें न हो, केवल ये जाए, तो ये ब्लैक होल हुआ। ये तारों के बीच के ऐसे स्थान होते हैं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे आवेशित कणों के होने से ब्लैक होल दृश्य धुंधला हो जाता है। ब्लैक होल पृथ्वी के 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से 6.5 अरब गुने द्रव्यमान का है। और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल ऐसा खगोलीय एक पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश तो नहीं आएगा। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, इससे कोई भी वस्तु या कोई भी चीज बच नहीं सकता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को आवेशित कर लेता है और कुछ भी प्रतिबिंबित या रिफ्लेक्ट या उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लैक होल के प्रकार क्या है? के प्रकार, ब्लैक होल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्टेलर, दूसरा होता है इंटरमीडिएट जिसे मध्यवर्ती कहते हैं, और तीसरा जो होता है सुपरमेसिव, और चौथा जो होता है मिनिएचर। क्या है? मिनिएचर, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं ब्लैक होल। ये अति विशाल होता है। जो ये होता है सुपरमेसिव, ये सब बहुत विशाल होता है। अब ब्लैक होल का निर्माण देखते हैं कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। क्या है? ब्लैक होल का निर्माण, ठीक है। ये प्रकार की जगह पे हम लोग निर्माण कर लेंगे। निर्माण, ठीक है। ब्लैक होल के निर्माण। ब्लैक होल तारे की मृत्यु के बाद की अवस्था हो सकती है, ठीक है। और तारे अपने केंद्र में हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन के कारण चमकते हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो तारे होते हैं, सूर्य एक तारा है,
एक तारा है, ठीक है। और ये चमकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से। जब तक तारा जीवित रहता है तो परमाणु संलयन की प्रक्रिया निरंतर बाहरी दबाव बनाती रहती है, जिससे तारा अपने द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण के भीतरी खिंचाव को संतुलित रखता है। ब्लैक होल की संरचना की गणना अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत द्वारा की जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के द्वारा की जाती है। तारों में चमक दो अस्थायी बलों के संतुलन से दिखाई देती है। पहला होता है तारे के पदार्थ का गुरुत्वाकर्षण, जो उसे संकुचित करने का प्रयास करता है, और दूसरा होता है तारे केंद्र से बाहर निकलने वाला विकिरण, जो उसे फैलाना चाहता है। इससे तारों में चमक आती है। तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं तो अधिकांश तारों में गैसों का फैलाव बढ़ता है, और जितना बड़ा तारा होगा उसकी आयु उतनी ही कम होगी, ठीक है। और अधिकांश तारों में गैसों का फैलाव बढ़ता है तो उनका केंद्र द्रव्यमान अर्थात आंतरिक थर्मोन्यूक्लियर ईंधन नष्ट या समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार तारकीय केंद्र अस्थिर हो जाता है। तारा का जो केंद्र होता है वो अस्थिर हो जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण स्वतः भीतर की ओर ढह जाता है और तारे की बाहरी परतें उड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। सूर्य के द्रव्यमान के बराबर वाले तारों ठंडे होकर क्या बनते हैं? जब सूर्य के बराबर का तारा ठंडे होकर क्या बनेंगे? तो वे श्वेत बामन या इसे व्हाइट ड्वार्फ तारे कहते हैं या ये बनते हैं। और जब ज्वलंत पिंडों में अति विशाल पिंड, अगर वो बड़ा पिंड है, बड़ा तारा है, तो हमारे सूर्य से कई गुना अधिक द्रव्यमान वाले हो सकते हैं। ये इनकी मृत्यु पर एक तीव्र विस्फोट होता है, इनमें विस्फोट होता है, जिसे हम लोग सुपरनोवा विस्फोट भी कहते हैं इसको। इस विस्फोट के कारण पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर जाता है। एक अति सघन तारकीय केंद्र, जिसे हम लोग कोर कहते हैं, ये बच जाता है। क्या होता है? कोर, जो एकदम केंद्र वाला भाग होता है, इसको कोर कहते हैं। ये बच जाता है। ये बच जाते हैं तो न्यूट्रॉन तारा ये कहलाते हैं। जो ये बड़ा वाला तारा बचता है, न्यूट्रॉन तारा केंद्र का, ये सघन होता है। एक सुपरनोवा विस्फोट के तारकीय अवशेषों में, न्यूट्रॉन तारों में गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए कोई बल नहीं बचता है। इसलिए तारकीय केंद्र, जिसे हम कोर कहते हैं, वो स्वयं पास आने लगते हैं। इस प्रकार एक सघन और अति गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड का निर्माण होता है, जहां से प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल सकती है। इस स्थिति को तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल कहते हैं या कृष्ण विवर। आकाशगंगा मिल्की वे में के केंद्र में धनु राशि की दिशा में सुपरमेसिव, जो अति विशाल ब्लैक होल है, जिसे हम लोग सेजिटेरियस ए स्टार के नाम से जानते हैं। यह ब्लैक होल पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसका आकार लगभग 6 करोड़ किलोमीटर का है। ब्लैक होल के निर्माण से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जिससे ब्लैक होल के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। ब्रिटिश भारत के लाहौर में 1910 को जन्मे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 20वीं सदी के महत्वपूर्ण खगोल भौतिकविद थे, जिन्होंने
खगोल विज्ञान के साथ भौतिकी के अध्ययन को जोड़ने की शुरुआत की। चंद्रशेखर ने साबित किया है कि श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की एक ऊपरी सीमा होती है। क्या होती है? तो श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की एक ऊपरी सीमा होती है। इस सीमा को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर सीमा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। चंद्रा सीमा द्वारा दर्शाया जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रा सीमा द्वारा के नाम से जाना जाता है। तारे सूर्य से अधिक सघन द्रव्यमान के होते हैं। उनकी मृत्यु पर विस्फोट होता है और ब्लैक होल बनते हैं। तारों की मृत्यु के दौरान गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश का बाहर आना रुक जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश का आना रुक जाता है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आ रही है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई त्रुटि हो रही है तो अपना सुझाव दें। ठीक है, तो इससे पूर्व की अवस्था इवेंट होराइजन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इवेंट होराइजन कहलाती है। ब्लैक होल बनने के तुरंत पहले की जो घटना है इसको इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों ओर एक काल्पनिक खोल होता है। काल्पनिक खोल मान लीजिए, कवर मान लीजिए, जिसके आगे कोई भी प्रकाश या अन्य विकिरण नहीं बच सकता है, कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इवेंट होराइजन की ऑफ नो रिटर्न के रूप में भी जाना जाता है। इवेंट होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी चीज़ वापस नहीं जाती है, केवल आती है। ठीक है, केवल आती है, प्रकाश भी नहीं। ठीक है, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना में दुनिया भर में जिन 8 रेडियो टेलीस्कोप वेधशालाओं का नेटवर्क बनाया गया है उनमें शामिल थे अटाकामा लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर एरे, चिली अटाकामा, पाथफाइंडर एक्सपेरिमेंट, चिली इंस्टीट्यूट, डी हवाई सब मिलीमीटर एरे, हवाई और साउथ पोल टेलीस्कोप, अंटार्कटिका। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल भौतिकविद किप थॉर्न को ब्लैक होल टकराने से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए वर्ष 2017 में ठीक है 2017 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये याद करने बात है कि ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए 2017 का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, थॉर्न को। अब देखते हैं अक्षांश व देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या है? अक्षांश देशांतर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जानकारी अगर पसंद आ रही होगी तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए। पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति अक्षांश और देशांतर के द्वारा निर्धारित की जाती है। पृथ्वी पर किसी भी सतह की बिंदु की स्थिति को हम लोग जानने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं या निर्धारित करते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। समान रेखा मिलाने वाली, जैसे ये आपका पृथ्वी हुआ, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो अक्षांश कहते हैं। ठीक, अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा। जो ये विषुवत रेखा है इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य, क्योंकि भू के मध्य से गुजरी हुई है भूमध्य रेखा 0 अंश। ठीक है, कहते हैं। अक्षांश रेखा है 0 से लेके
90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण तक होती हैं। ठीक है, होती हैं। 23.5 अंश, इसके 23.5 अंश यहाँ 23.5 अंश ऊपर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से उत्तर के तरफ 23.5 अंश आपका कर्क रेखा पड़ता है और 23.5 अंश दक्षिण के तरफ मकर रेखा आती है, कहते हैं मकर रेखा। और 66.5 अंश उत्तरी में, 66.5 अंश उत्तरी में दक्षिणी अक्षांश रेखा को दर्शाते हैं, जो आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है। वृत्त इसको कहते हैं जो 66.5 अंश पे है। ठीक है, 66.5 अंश पे है, होती है जो रेखा, उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। एक डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण यह दूरी विषुवत रेखा के तरह, विषुवत रेखा 110.6 किलोमीटर की है। ये जो है विषुवत रेखा 110.6 किलोमीटर की है, ये दूरी विषुवत, बीचों बीच वाली दूरी। ठीक है, किसी भी स्थान की प्रधान यामानोत्तर, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली पृथ्वी आपकी हुई प्रधान यामानोत्तर, ये वाले इसको प्रधान यामानोत्तर कहते हैं। ठीक है, प्रधान, यहाँ पे देखिए प्रधान यामानोत्तर, ठीक है, या प्रधान यामानोत्तर कहा जाता है उस स्थान का। समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जैसे यहाँ पर समान मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो कि ध्रुवों से होकर गुजरती हैं। क्या होती हैं? ध्रुवों से होकर गुजरती हैं, जैसे ऐसे ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ध्रुवों से होकर गुजरती है। यह पूर्व और पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक होती हैं। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं में 1 डिग्री का अंतर होता है, होने पर उनके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर की होती है, जो ध्रुवों की ओर दक्षिणी घटकर शून्य हो जाती है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, आप लोगों को पता ही होगा। इस प्रकार 1 डिग्री की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 डिग्री का समय लगता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामानोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसको, इस वाली लाइन को ग्रीनविच रेखा या प्रधान रेखा कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। यह रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को सामान्यतः भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को सामान्यतः भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है। इन निर्देशांकों की सहायता से विभिन्न बिंदुओं की अवस्थिति, दूरी तथा दिशा में आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डे लाइन कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा लगभग उसी स्थान पर स्थित है जहां से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इस देशांतर रेखा के समय, देशांतर के समय या रेखा के समय 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है, चाहे प्रमुख यामांतरों से पूर्व जाएं या पश्चिम जाएं।
या इधर जाएं, दोनों में 12 घंटे का अंतर होता है। हम जानते हैं कि प्रमुख यामांतर के पूर्व में समय बढ़ता है और पश्चिम में समय घटता है। इधर जाने पे आपका समय बढ़ेगा, पूर्व में समय बढ़ेगा, ठीक है, और पश्चिम में जाने पे समय घटेगा, ठीक है, ठीक। इसलिए जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, प्रमुख यामांतर से पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो वहाँ का समय 0 देशांतर से 12 घंटे कम होगा और पश्चिम दिशा में जाने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए समय 12 घंटे अधिक होगा। समय स्थानीय समय या लोकल टाइम कहलाता है। किसी देश के माध्यम से गुजरने वाली देशांतर रेखा के अनुसार लिया गया समय उस देशांतर का प्रमाणिक समय। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम में इसी स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, जबकि इन दोनों स्थानों का प्रमाणिक समय एक ही है। भारत का प्रमाणिक समय पूर्व देशांतर इलाहाबाद से लिया गया है। दोस्तों, आज के इस भाग में हम लोग ब्लैक होल, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी प्राप्त किए। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो रहेगा भू आकृतिक विज्ञान।